हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक एज अ रूलर हमने बात की थी कि किस तरीके से उसने मोहम्मद गौरी के बाद में सत्ता संभाली और कैसे उसने राजपूतों का दमन किया और सिंहासन रूट हुआ। आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत ढंग से पढ़ना। इल्तुतमिश जिसका टाइम पीरियड रहा है 1211 से 1236 ईस्वी तक का। अब बात करते हैं उसके प्रारंभिक जीवन की कि उसका इनिशियली उसकी लाइफ क्या थी। हम उसके बारे में बात करते हैं कि मिनाज सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इल्बारी सरदार आलम खान का लड़का था। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यधिक सुंदर और होनहार था और उसका पिता अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे अधिक प्यार करते थे। इससे कुपित होकर उसके भाइयों ने बालक इल्तुतमिश को घोड़ों के एक व्यापारी को बेच दिया। घोड़ों के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेच दिया और काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गौरी के कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभ में उसे सरजानदार पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उसे अमीर शिकार बनाया गया। 1205 ईस्वी में जब गौरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था, उसमें इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर गौरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उसे दास्ता के बंधन से मुक्त करने को कहा। जब ऐबक ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उसने गढ़वाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण निपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और आराम शाह को परास्त करके अपने सुल्तान पद को सुदृढ़ बना लिया। हमने देखा बच्चों कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो अमीरों ने किसको बना दिया था, आराम शाह को। आराम शाह बड़ा निहायती अयोग्य था और आराम तलब इंसान था। इस कारण से उसको 1211 ईस्वी में हटा करके इल्तुतमिश को बुलाया गया और इल्तुतमिश ने आराम शाह को मौत के घाट उतार करके स्वयं सिंहासनारूढ़ हुआ और नवाब की सुल्तान की पद को ग्रहण किया। लेकिन अब आप देखेंगे कि वैसे भी इनिशियल स्टेज पर था, स्लेव डायनेस्टी इनिशियल स्टेज पर थी, बिगनिंग पर थी और इल्तुतमिश को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब वो कठिनाइयाँ क्या थी तो हम आगे इसमें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ क्या क्या थी। वो सुल्तान तो बन गया था पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई उसकी तुर्क अमीरों की समस्या थी। क्या थी? तुर्क अमीरों की समस्या। ऐबक को भारत में नवस्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का समय नहीं मिल पाया था। अतः उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की उधेड़-बुन में लगे हुए थे। बहुत से तुर्क सरदार जो गौरी एवं ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से असंतुष्ट थे और वे किसी राजवंशीय सरदार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की यह मांग भी थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए और भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद नहीं दिए जाए। सिंध और मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और भटिंडा, सुरसती, कुहराम, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज ने भारतीय पुनः गजनी का और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवा दिए।
परिस्थितियों की विवशता देखते हुए उस समय इल्तुतमिश को अपमान सहन कर उसके चिन्हों को स्वीकार करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। बिहार के खलजी सरदार मलिक ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार इल्तुतमिश की सबसे मुख्य कठिनाई इन तुर्क सरदारों को परास्त करके उन्हें दिल्ली शासन के अंतर्गत लाना था। दूसरा पॉइंट है दूसरी कठिनाइयाँ जो उसको फेस करनी पड़ी थी वो थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। दूसरी समस्या तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त करना था। यह संयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के जिस सेना नायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया था और तुर्क सेना अभी भी उसके नियंत्रण में थी। तीसरा पॉइंट, हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें से बहुत से सरदार विद्रोही हो गए और कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया। जालौर, रणथंबोर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी। दोआब क्षेत्र में भी तुर्क शासन लड़खड़ाने लग गया था। चौथा पॉइंट, उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति से मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया था। ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंधु तट पर आ पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज़ खां उसका पीछा करता हुआ किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकता था। मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या इल्तुतमिश के लिए अग्नि परीक्षा के समान थी। पांचवा पॉइंट, खोखरों की समस्या। झेलम और सिंध के मध्य में आबाद लड़ाकू खोखरों की प्रारंभ से ही शत्रुता चली आ रही थी। खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा असुरक्षित प्रतीत होने लगी थी, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह ने खोखरों से मैत्री करके दिल्ली के अधीन वाले कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। सिक्स्थ पॉइंट, दुर्बल राज्याधिकार। इल्तुतमिश एक दास का दास था। दास का दास कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उसको अपने अंडर में किया तो वो दास उसको अपना दास बना लिया, तो दास का दास था। अतः विशुद्ध तुर्क सरदारों की दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार अनुचित बात थी और वे उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमज़ोर थी और धार्मिक नेताओं का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राज्याधिकार को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक कार्य था। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों की सेज सिद्ध नहीं हुआ। उसके सामने कठिनाइयों का अंबार था। दिल्ली सल्तनत की नींव भी सुदृढ़ तथा स्थायी नहीं हो पाई थी, परंतु वह अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और अपनी योग्यता, पराक्रम तथा कूटनीति से समस्या पर विजय पाने में सफल रहा। आगे हम करेंगे कि किस तरीके से उसने अपनी समस्याओं का समाधान किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।